नमस्कार, एएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करण जोशी। अगर आपको खुद में या आपके परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही है उसका एक कारण यह भी है कि लोग लक्षण दिखाई देने पर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, अपना इलाज नहीं करवाते, अपनी जाँच नहीं करवाते। तो एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे तो अपनी जाँच करवाएँ, अपना इलाज करवाएं और इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने में हमारा सहयोग करें। और अब चलेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर, जहां खबर शुरू करेंगे पहली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों आर्थिक नीतियों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने बीजेपी के मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के साथ सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने मंगलवार को आशंका जताई कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने एनआर नारायण मूर्ति के इसी बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर तंज कसा और ट्विटर पर बीजेपी के नारे मोदी है तो मुमकिन है को दोहराया। इससे पहले राहुल गांधी सूट बूट की सरकार जैसे जुमलों के जरिए सरकार पर हमला बोल चुके हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट से दंगे के मामले में शहर में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद डीजे अली पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ भी की गई। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 पुलिसकर्मी घायल बताए गए। पुलिस ने अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले पर बेंगलुरु साउथ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पत्र लिखा। सूर्या ने अपने पत्र में लिखा कि मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, दंगाइयों को चिन्हित करके इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए ताकि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। इसके लिए सूर्या ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का उदाहरण दिया। आपको बताते चलें कि यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सार्वजनिक संपत्ति को जलाने वाले सभी दंगाइयों को चिन्हित करके योगी सरकार ने उनकी तस्वीरें चौराहे पर टंगवा दी और जुर्माना भरने की रसीद घर भेज दी। आक्रोशित भीड़ ने मंगलवार रात को एक थाने और कांग्रेस विधायक के आवास में तोड़फोड़ की, जिसके बाद सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दंगों और कानून एवं व्यवस्था में उल्लंघन के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने शांति बनाए रखने की अपील भी की। तो वहीं बिहार में पुल की अप्रोच रोड टूटने की घटना के बाद बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने बंगरा घाट के पुल का उद्घाटन करना था, लेकिन इससे पहले 70 घाट का पुल उद्घाटन किया था। बिहार में उद्घाटन से पहले पुल टूट जाता है, उद्घाटन के 1 महीने बाद भी पुल टूट जाता है। आज मुख्यमंत्री ने इतिहास रच दिया। एक तरफ पुल का उद्घाटन किया गया है तो दूसरी तरफ अप्रोच पुल धंस रहा है। तेजस्वी ने ट्वीट में लिखा कि पटना में बैठकर 509 करोड़ की लागत के जिस पुल का अभी नीतीश कुमार जी उद्घाटन कर रहे हैं उसका पहुंच पथ वास्तविक लोकेशन पर धंस रहा है। अब इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का बड़ा क्या सबूत होगा। कोई पुल उद्घाटन के दिन, कोई उद्घाटन से पहले और कोई उद्घाटन के 29 दिन बाद टूट जाता है। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी और कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि केंद्र में उनकी सरकार की 1999 से लेकर 2004 तक बीजेपी के 1 दर्जन मंत्री थे। वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उस समय बिहार को क्या दिया। मैं सबको खुली चुनौती देता हूं और बहस करने को तैयार हूं।
वहीं सत्ता पक्ष के आरोपों पर तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने 2004 से 2009 तक क्या क्या बिहार को दिया, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री पहले यह बताएं कि नंद किशोर यादव को बर्खास्त करेंगे या किसी अधिकारी को बर्खास्त करेंगे। सीएम नीतीश कुमार खुद भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। बिहार में लोग परेशान हैं, समारोह चल रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं और गाली हम लोगों को दी जा रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी पुल टूटने के मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में बार बार पुल टूटने की घटनाओं पर सवाल उठाया और साथ ही इससे बिहार में लूट की अंतहीन गाथा भी बताया। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि गोपालगंज में एक और पुल बंगरा घाट महासेतु का अप्रोच पथ उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ। पुल का बार बार टूटना बिहार में लूट की अंतहीन गाथा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर सीएम, पीडब्ल्यूडी मंत्री, अधिकारी और वशिष्ठ और एसपी सिंगला जैसी कंपनियों की संपत्ति की जांच हो जाए तो सब लुटेरे बेनकाब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में कटौती की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से एक प्रस्ताव और मांग पत्र विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया। इसमें कहा गया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश के अन्य राज्यों में बिजली दरों में कटौती की गई है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी आवश्यकता है। इसके लिए उपभोक्ता परिषद ने लोगों की राय लेते हुए बिजली दरों का एक प्रस्ताव भी आयोग को सौंपा है। उधर मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उपभोक्ता परिषद की दरें कम करने की मांग का समर्थन किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज व कमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज़ है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कोरोना संकट के चलते दुनिया के आधे युवा अपने भविष्य और करियर को लेकर परेशान हैं और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने एक सर्वे में यह बात कही। सर्वेक्षण के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते दुनिया के आधे युवा अवसाद, चिंता के शिकार हैं, जबकि 1/3 से अधिक भविष्य में अपने करियर को लेकर अनिश्चित हैं। ILO ने युवा और कोविड-19 नौकरियों, शिक्षा, अधिकारों और मानसिक कल्याण पर प्रभाव नामक सर्वेक्षण किया है, जिसमें यह पाया गया कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं के ऊपर इस महामारी का गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले प्रतिकूल प्रभावों का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी ने हमारे जीवन के हर पहलू को बाधित कर दिया। संकट की शुरुआत से पहले भी युवाओं के सामाजिक और आर्थिक एकीकरण को लेकर लगातार चुनौती थी और यदि अब तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो युवाओं को महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित होने की आशंका है, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। ILO के इस सर्वेक्षण में 18 से 29 वर्ष तक लोगों पर महामारी के कारण रोजगार, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, अधिकारों और सामाजिक सक्रियता से संबंधित असर के बारे में पता लगाया गया। सर्वेक्षण के तहत 112 देशों के 12,000 से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गई, जिसमें बड़ा हिस्सा इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले शिक्षित युवाओं का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों से चर्चा की गई, तो साथ ही जिले में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए 2 और 3 लेवल के अस्पताल बनाने का निर्देश दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि कम से कम 1000 बेड की संख्या और बढ़ाई जाए। मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की भी समीक्षा की। यह अस्पताल 31 अगस्त तक
हस्तांतरित होना है। इसके बाद इसमें कोविड-19 का अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। तरकुलानी से लहसड़ी तक प्रभावित क्षेत्रों को देखा। हेलीपैड पर गोरखपुर ग्रामीण विधायक से क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही पूछा कि क्या प्रशासन लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहा है या नहीं। विधायक और क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह से फीडबैक लेने के बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सर्किट हाउस आने से पहले सहजनवा विधानसभा के पाली ब्लॉक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनके दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की। सीएम ने यहां पर बाढ़ राहत सामग्री का भी वितरण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मौजूदा समय में दो बड़े संकट हैं। एक तरफ जहां कोविड-19 का संक्रमण है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़। हिम्मत से इन दोनों से लड़कर जीतना है। तो महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ हर साल जन्माष्टमी के पर्व पर दही हांडी का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस साल हर त्योहार का रंग फीका हो गया। मुंबई समेत कई इलाकों में इस साल दही हांडी का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन कोरोना काल में भी घाटकोपर में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का आयोजन किया गया। घाटकोपर में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का आयोजन में बीजेपी नेता राम कदम शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस साल हमने दही हांडी का संदेश रखा है कि भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी का उत्सव है और समूचा देश चाइनीज उत्पादों का बायकॉट करेगा और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनेगा। भाजपा नेता और दही हांडी आयोजन समिति के प्रमुख राम कदम ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि कोरोना संक्रमण के कारण इस साल मुंबई के घाटकोपर में दही हांडी समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि जन्माष्टमी का पूर्व मुंबई समेत पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुंबई वासियों में इस पर्व का उत्साह कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यहाँ इस खास अवसर पर जगह जगह झांकियाँ निकाली जाती हैं और दही हांडी का आयोजन किया जाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। 15 अगस्त का कार्यक्रम इस बार दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने बताया कि पूरी सावधानी बरती जाएगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली सचिवालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि छत्रसाल स्टेडियम में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे इस साल स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिखेगा। इस बार कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। दिल्ली में बीते साल 15 अगस्त के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया था। पिछले साल के मुकाबले इस साल 15 अगस्त पर कोरोना के कारण कार्यक्रम उतने शानदार तरीके से नहीं मनाया जाएगा, बल्कि इसे दूसरी जगह मनाने पर विचार किया जा रहा है। 15 अगस्त का कार्यक्रम इस बार दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने कहा कि पूरी सावधानी बरती जाएगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली सचिवालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छत से छात्रा ने छलांग लगा दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया छात्रा को। आत्महत्या की कोशिश करने से पहले छात्रा ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यह घटना वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की है, जहां पर छात्रा काम करती है। छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास करने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अस्पताल प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। फिलहाल वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में सरेआम मारपीट का मामला सामने आया। भट्ट इलाके में शराब तस्करी के शक में ठेकेदारों ने एक व्यक्ति की जमकर की पिटाई, लाठी और डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो भी सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल व्यक्ति को गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया।
मारपीट के इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज किया और मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य 1 आरोपी की तलाश जारी है। हरियाणा के नारनौल में गांव मांदी से एक लूट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि गांव के जयपुर रोड के पास स्थित जटराना पेट्रोल पंप पर हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया और पंप के कारिंदों को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया और 20,000 के करीब कैश लूट कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने कुछ आशा वर्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि इन्होंने 9 अगस्त को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अनलॉक दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। बताया गया कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत वर्करों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नई दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर ईश सिंघल ने बताया कि रविवार को 100 से अधिक आशा वर्कर प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इस दौरान बहुत सी आशा वर्करों ने मास्क नहीं पहना था और सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया। डीसी डॉक्टर ईश सिंघल ने बताया कि इस वजह से कोरोना महामारी फैलती है और जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक और धार्मिक रूप से लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। आशा वर्करों का कहना है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्हें कम भुगतान किया जा रहा है। हम ज़रूरी सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करने को मजबूर हैं। हमने सरकार तक पहुंचने की कोशिश की मगर इससे भी काम नहीं बना तो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया ताकि सरकार हमारी आवाज़ सुने। प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात एक आईपीएस और 4 पीपीएस के अधिकारियों का तबादला कर दिया। खबरों की माने तो बरेली के अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को इसी पद पर गाजियाबाद भेजा गया। वर्मा 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं पीपीएस अधिकारियों में बागपत में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार का तबादला एटीएस लखनऊ कर दिया गया। वहीं पीएससी सीतापुर में उप सेना नायक नरेंद्र प्रताप सिंह को सीतापुर में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश्वर पांडे को इसी पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय भेजा गया। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताज़ा अनुमान जारी किया। इसके मुताबिक 13 अगस्त को बारिश का ज़्यादा जोर पूर्वांचल, तराई और मध्य यूपी के जिलों में देखने को मिलेगा। हालांकि ब्रज क्षेत्र के जिले भी इसमें शामिल हैं। बारिश की वजह से थोड़ी असुविधा मथुरा में हो सकती है क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में भी बारिश जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। लखनऊ और आसपास के जिलों में भी बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें कि मंगलवार शाम से लेकर देर रात तक लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश होती रही। यह सिलसिला गुरुवार 13 अगस्त तक जारी रह सकता है। वहीं अमेठी में देर रात से हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज में उमंग और उल्लास है। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। इस बार भले ही कोरोना के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन ब्रज के लल्ला के स्वागत में कोई कमी नहीं रही। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मस्थान लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा बिखरी दिखाई दी। वृंदावन के मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। राधा के गांव बरसाना में भी जन्मोत्सव की धूम रही। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और वृंदावन के मंदिरों में आज जन्मोत्सव मनाया गया। इसकी तैयारियां मंगलवार को दिन भर चलती रहीं। मंदिर और आश्रमों में विशेष तैयारियों का दौर नजर आया। ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार के लिए पोशाकों के साथ साथ फूल आदि की व्यवस्था की गई। ठाकुर जी के भवनों को सजाया गया। एएनबी सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। अब राज्य में 28 अगस्त को नहीं रहेगा टोटल लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ 20, 21, 27 और 31 अगस्त को रहेगा लॉकडाउन। इससे पहले भी कई बार हो चुका है तारीखों में बदलाव। दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। अब राज्य में 28 अगस्त को नहीं रहेगा टोटल लॉकडाउन, सिर्फ 20, 21, 27 और 31 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले भी कई बार हो चुका है तारीखों में बदलाव। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब राज्य में 28 अगस्त को टोटल लॉकडाउन नहीं रहेगा, सिर्फ 20, 21, 27 और 31 अगस्त को ही लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले तारीखों में कई बार बदलाव किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को ANB न्यूज़ के माध्यम से बता दें, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर सामने आई है, जहां राज्य में 28 अगस्त को टोटल लॉकडाउन नहीं रहेगा, सिर्फ 20, 21, 27 और 31 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले भी कई बार तारीखों में बदलाव हो चुका है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस समय की पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, राज्य में 28 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहेगा, सिर्फ 20, 21, 27 और 31 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार तारीखों में बदलाव हो चुका है। शांतनु बनर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। ताज़ा अपडेट क्या है पश्चिम बंगाल की? जी, सबसे बड़ी बात जो है, देखिए, जो हम पहले भी कई बार बोले थे और हम लोग वही देखे थे, जो बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति है, कोरोना का कोहर पूरा जारी है और हर क्षेत्रों पर सबसे बड़ी बात जो है अभी जो सामने आया, हर क्षेत्रों, हर इलाका पर, सभी जगह पे कोरोना का मतलब धीरे धीरे फैल रहा है। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का एक एक जो पुलिस अधिकारी लोगों से शुरू करके 3 भी डॉक्टर का मौत हो चुका है कल, और उसके बाद कहीं भी थाना इलाका में कहीं भी पुलिस वालों की मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट, एक एक थाने में सबसे जो बड़ी बात आ रहा है, एक एक थाने में 20 से 22 आदमी को मतलब पुलिस और सिविक का जो लोग जो काम करता है उसमें से पॉजिटिव रिपोर्ट आते हैं। लेकिन शांतनु, एक बात जाननी चाहूंगा आपसे कि आखिरकार इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, किन किन हालातों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह से बढ़ती जा रही है? जी, सबसे बड़ी बात है जो मतलब IMRC का जो मतलब गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के अगर आप देखें तो सबसे जो सामने आता है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो स्वास्थ्य दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री की ऐसी कहाँ है, ये करीब 7 दिन के लिए मतलब किसी जो पॉजिटिव केस है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट जिसका पाया गया है, जिसको अस्पताल में लेके आया, तो उसको 7 दिन के लिए मतलब ट्रीटमेंट होगा। 7 दिन के बाद 3 दिन फिर से देखा जाएगा। अगर कोई ज्वर बुखार सर्दी कुछ भी नहीं होगा तो उसका मतलब बिना परीक्षा उसके मतलब अब इतना दिन जो चल रहा था, जो मतलब जो अस्पताल से छोड़ने के पहले एक और परीक्षा का जरूरत था, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शांतनु देखा जाए, ये तो अपने आप में बहुत जोखिम भरा फैसला हो गया, क्योंकि पहले तो टेस्ट होते थे, अब तो यही कहा गया है कि टेस्ट ही नहीं होंगे, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है? एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसी कारण से मतलब कई लोगों को 7 दिन और 10 दिन के रखने के बाद विदाउट टेस्ट करके जब उसको घर में छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आता है उन्हीं लोगों का। सबसे बड़ी बात है जो हम सिलीगुड़ी क्षेत्रों में जो बार बार देखे थे, सिलीगुड़ी का कई इलाका, जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, सभी इलाका में मतलब जो लोग का मतलब पॉजिटिव पाया गया था, उसके 7 दिन 10 दिन का ट्रीटमेंट करने के बाद उसको जब छोड़ा गया घर में, फिर से वापस वही लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। शांतनु, बीते दिनों एक वीडियो भी सामने आया था, हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, जिसमें मृतकों के शरीर को दिखाया गया था, लेकिन ये भी चीज सामने आई है कि जो आंकड़े हैं वह सरकार की तरफ से सही नहीं बताए जाते। जी जी जी, ये भी सही है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो अभी आप देखिएगा, जो विरोधी दलों का कई लोगों ने सिर्फ यही बार बार मतलब बोलते जा रहे हैं, जो मरने वालों और पॉजिटिव का जो संख्या वो मतलब क्लियरली गवर्नमेंट नहीं देता है। लेकिन हम लोग तो मतलब भरोसा करता है पश्चिम बंगाल सरकार का जो स्वास्थ्य दफ्तर का है, उसका जो मतलब बुलेटिन हर रोज जारी होता है। तो पिछले हम लोग जो देखा था, पिछले 24 घंटा में 2931 पॉजिटिव केस है
और उसमें से करीब 1 लाख पार हो चुका है पॉजिटिव केस का आंकड़े। और सबसे बड़ी बात है 49 लोगों की मौत हो गया, मतलब करीब 2000 पार हो चुका है मौत का आंकड़े। जी हाँ तो अभी शांतनु, अगर देखा जाए तो आंकड़े सच में डराने वाले हैं, चाहे बात करें पश्चिम बंगाल की या पूरे देश की या पूरे विश्व की। फिर भी हम एएनबी न्यूज़ की तरफ से यही आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल के और दुनिया भर के हालात जल्दी ठीक हो जाएं। आपका समय देने के लिए शांतनु बनर्जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, जिस तरीके से